हरियाणा में महंगी हुई बिजली। एचईआरसी ने 2025-26 के लिए टैरिफ बढ़ाया, दरों में 20 पैसे तक की वृद्धि। अमेरिकी अदालत ने खारिज किया आतंकी पन्नू का दावा, कहा जीत डोभाल को कोई समन नहीं सौंपा गया। मलेशिया के कुआलालंपुर में गैस पाइपलाइन में धमाका, 145 लोग हुए घायल। भारत चीन को साथ मिलकर करना चाहिए काम, शी जिनपिंग का द्रौपदी मुर्मू को संदेश। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं राजधानी लाइव बुलेटिन, आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो गया है। मंगलवार को आम आदमी पार्टी ने यमुना सफाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तंज कसा। एक एक्स यूजर के द्वारा डाले गए वीडियो ने दिल्ली सरकार की सफाई योजनाओं पर सवाल खड़े कर दिए। इस वीडियो को आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने भी शेयर किया और पूछा, क्या यही है यमुना सफाई के बड़े दावों की सच्चाई। संजीव झा ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा, आज से चैती चट शुरू हो चुका है, लेकिन यमुना की घाटों का क्या हाल है। जो नेता यमुना मैया के नाम पर खड़ियाली आंसू बहाते हैं, वे आज कहाँ हैं जब यमुना के घाटों की ये हालत है। गंदगी का अंबार और जहरीला झाग, क्या यही है स्वच्छ भारत और यमुना सफाई के बड़े दावों की सच्चाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी का। राजीव, देखिए यमुना का मुद्दा चुनाव से पहले भी था, चुनाव में भी था और अब चुनाव के बाद भी है। एक तरफ जहां बीजेपी ने सरकार में आते ही, सत्ता संभालते ही यमुना की सफाई के बड़े बड़े जो दावे करने शुरू किए, यमुना की सफाई के लिए जो मशीनें उतारी गई जल के अंदर, इसके अलावा जो आरती की गई यमुना के तट पर, और अब ये वीडियो सामने आया है जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो चुकी है बीजेपी सरकार पर। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नई सरकार की, तो यमुना की सफाई को लेकर लगातार नई सरकार के द्वारा शुरुआत में ही कहीं ना कहीं कार्य जो है वो करने की बात की जा रही थी। और यहाँ तक कि रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा 2027 तक यमुना को पूरी तरीके से स्वच्छ जो है वो करने का टारगेट भी रखा गया था। मगर अब जिस तरीके से एक वीडियो वायरल होता है और वीडियो वायरल जो है वो कहीं ना कहीं एक्स में डाला जाता है, और उसके बाद उस वीडियो को लेकर राजनीति जो है वो गर्माती नजर आ रही है। क्योंकि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से उस वीडियो को लेकर ये जानकारी मिल पा रही है कि जिस तरीके से वीडियो के अंदर अभी भी देखने को मिल रहा है कि लगातार सफेद झाग जो है वो पानी के अंदर देखने को मिल रहा है, और जिसकी वजह से ये बार बार जानकारी मिलती नजर आ रही है कि पानी जो है वो अभी तक स्वच्छ जो है वो नहीं होता हुआ नजर आया। मगर यहाँ पर बात करें यमुना के मुद्दे को लेकर, आम आदमी पार्टी के विधायक जो है संजीव झा, उनकी तरफ से भी इस वीडियो पर कमेंट जो है वो दिए गए। और दूसरा, यहाँ पर इस वीडियो को लेकर लगातार कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता की सरकार के ऊपर मुश्किलें जो है वो खड़ी होती नजर आ रही है। क्योंकि जो रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा यहाँ तक कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव के अंदर भी कहीं ना कहीं बड़े वादे किए गए थे और यमुना की सफाई को लेकर मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ नजर आया था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को उस समय की सरकार को कहीं ना कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ा। मगर अब जिस तरीके से रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली के अंदर बन चुकी है, भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली के अंदर आ चुकी है, तब भी कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि शुरुआत में ही कि यमुना को साफ करने के लिए जो भी मुमकिन कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। मगर अब जिस तरीके से नवरात्रि की छठ की बात करें, जिस तरीके से कल से शुरुआत हुई है और उसके लेकर यमुना की सफाई जो है वो होनी चाहिए थी, क्योंकि लोग जो है वो अब यमुना के अंदर डुबकी लगाएंगे। और इसको लेकर कल पहले ही वीडियो के अंदर ये चीज देखने को मिली कि बच्चे और महिलाएं जो है वो यमुना की सफाई के यमुना के अंदर
डुबकी लगा रहे हैं, नहा रहे हैं, मगर सफेद झाग जो है वो इतना ज्यादा देखने को मिल रहा था कि जिसकी वजह से वो सफेद झाग जो है उन बच्चों के ऊपर और उन महिलाओं के ऊपर चिपकता हुआ देखने को मिला। तो इससे साफ जाहिर है कि यमुना की सफाई को लेकर जो बड़े वादे किए गए थे दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर, वो वादे जो है वो अभी भी पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी भी अब कमेंट कसती हुई नजर आ रही है, आरोप लगाती नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि जो वादे भाजपा के द्वारा किए गए जी। थे वो वादों की सच्चाई जो है वो उलट देखने को मिल रही है, और यमुना की सफाई को जो दावे किए गए थे वो भी कहीं ना कहीं धरातल पर झूठे साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजू, 3 फेज के अंदर यमुना की सफाई का यहाँ पर बीजेपी सरकार कह रही है। ठीक है, पहला फेज जो होगा उसके अंदर आप देखिए यमुना के अंदर की गाद को या फिर यमुना के पानी को आप ट्रीट तभी कर पाएंगे जब सबसे पहले आप उस जहरीले झाग को जो है पानी की सतह से हटाएंगे। लेकिन जो वीडियो सामने आया है, जो आम आदमी पार्टी के विधायक ने भी शेयर किया है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि अभी तक जो जहरीले झाग है उनको ही यमुना के पानी की सतह से नहीं हटाया गया है। देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के संजीव झा की बात करें तो उन्होंने जरूर इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं राजनीति माहौल जो है वो छेड़ते हुए नजर आए। दूसरा, यहाँ पर जिस तरीके से कल वीडियो वायरल हुआ, एक्स पर डाला गया, और उस वीडियो के अंदर भी जो एक पुरुष है जो कैमरे के पीछे है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को और बच्चों को जानकारी दे रहा है कि झाग जो है वो बहुत ज्यादा जहरीले है, इसके अंदर नहीं नहाना चाहिए। इस तरीके की जानकारी जो है उस वीडियो के अंदर भी मिलती नजर आ रही है। मगर उस वीडियो को लेकर लगातार जिस तरीके से राजनीति देखने को मिल रही है। और दूसरा, यहाँ पर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव को अंदर कहीं ना कहीं जिस तरीके के भाजपा के द्वारा वादे किए गए थे कि यमुना की सफाई जो है वो पूरी तरीके से की जाएगी, मगर अभी तक यमुना की सफाई को लेकर जब नई सरकार बनी थी, जब शुरुआत में जरूर काम देखने को मिला था, मगर अब वो कार्य जो है वो इतना नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अब यमुना की सफाई का मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं ठंडे बक्से में जाता हुआ नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से नेत्र छठ की बात करें तो जिस तरीके से कल से उसकी शुरुआत हुई है, अब लोग जो है यमुना की सफाई को लेकर या फिर कहे यमुना के अंदर नहाने को लेकर जरूर जाते हुए नजर आएंगे। मगर यहां तक कि आम आदमी पार्टी जो है वो अब आरोप लगाती नजर आ रही है। ये कहा जा रहा है कि यमुना की सफाई को लेकर जो भाजपा बड़े बड़े वादे कर रही थी कि यमुना को साफ किया जाएगा, स्वच्छ किया जाएगा, मगर अभी तक जो सफेद झाग जो है वो भाजपा की यानी नई सरकार की जो पोल है वो खोलता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे साफ जाहिर है जो वादे किए गए हैं 2027 तक, मगर उन वादों के लिए जिस तरीके से शुरुआती दौर के अंदर जो मशीनें लगाई गई थी सफाई के लिए, कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही थी, मगर अब जो सफेद झाग जो देखने को मिल रहे हैं उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो वादे किए गए थे वो कहीं ना कहीं अभी तक जल्दी से जल्दी पूरे जो है वो नहीं होते, वो पूरे हो नजर आएंगे। जी राजीव, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सड़कों का निरीक्षण करने के लिए उतरती है। सड़कों की मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द पूरा हो इसके निर्देश देती है। मंत्री प्रवेश वर्मा उतरते हैं, अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हैं। अधिकारी जो भी लापरवाही बरतेगा उनको भी सख्त हिदायत देते हैं। यमुना की नदी, सबसे पहला काम यही करवाया गया था कि यमुना नदी की सफाई के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को उतारा गया। 3 फेज का एक प्लान तैयार किया गया कि हम 3 फेज के अंदर यमुना की सफाई कर देंगे अगले 3 सालों के अंदर। लेकिन अब क्या कोई मंत्री या खुद जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है वो क्या ये देखने जा रही है कि यमुना की सफाई किस तरह से हो रही है? क्या वो बड़ी बड़ी मशीनें यमुना की सफाई करती हुई नजर आ रही है? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली विधानसभा की तो दिल्ली विधानसभा के अंदर भी अब इस मुद्दे को लेकर लगातार कहीं ना कहीं सवाल जो है वो पूछे जा रहे थे। लगातार इस तरीके से नई सरकार बनी थी और यमुना की सफाई को लेकर टारगेट भी रखा गया, बजट भी रखा गया कि यमुना की सफाई जो है 2027 तक की जाएगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से नई सरकार बनी थी तो उस समय शुरुआती दौर में ही काफी हद तक कोशिशें जो है वो देखने को मिली थी। मशीनें लगाई गई थी यमुना की सफाई के लिए, गाज निकालने के लिए बात करें, कूड़े को निकालने के लिए बात करें, और यहाँ तक कि ये भी जानकारी दी जा रही थी कि जो पूजा पाठ का जो सामान है वो अगर वो कोई भी व्यक्ति उस यमुना के अंदर डालता है तो उसके ऊपर पहले जुर्माना भी किया जा सकता है। तो इस तरीके की तमाम जानकारी जो है वो मिलती नजर आई थी। मगर अब नेत्रिक छठ की बात करें तो जिस तरीके से अब ये मामला भी अब गर्माता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सफेद झाग देखने को मिल रहे हैं तो उससे साफ जाहिर है नई सरकार की द्वारा घोषणाएं जरूर की गई, बजट भी रखा गया, मगर अधिकारी जो है वो शायद काम कार्य जो है वो नहीं करना चाहते। इसीलिए कहीं ना कहीं पहले भी यही चीज देखने को मिलती थी कि सरकार जो है वो अधिकारियों को आदेश देती थी, अधिकारी जो है वो कहे हाँ करके भी कहीं ना कहीं कार्य नहीं करते थे। और वही चीज अब फिर दोबारा से देखने को मिल रही है। नई सरकार जरूर बन चुकी है दिल्ली के अंदर, मगर
फिर भी अधिकारी जो है वो यमुना की सफाई को लेकर कार्य जो है वो नहीं करते रहे। जो मशीनें शुरुआती दौर के अंदर देखने को मिली थी, जी। अब वो मशीनें जो है यमुना के घाट से कहीं ना कहीं गायब हो चुकी हैं। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर अब नई सरकार को कार्य करना चाहिए। और यहाँ तक की बात करें परवेश वर्मा की या फिर रेखा गुप्ता की, परवेश वर्मा के द्वारा बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि जो अधिकारी कार्य नहीं करेंगे, जो समय रहते हुए कार्य नहीं करेंगे या फिर उनके कार्य के अंदर लापरवाही देखने को मिलेगी, तो उनको कहीं ना कहीं सस्पेंड भी किया जा सकता है। और यही चीज पहले भी देखने को मिली है, परवेश वर्मा के द्वारा एक अधिकारी को सस्पेंड भी किया गया। मगर अब जिस तरीके से यमुना का मुद्दा देखने को मिल रहा है और कल नेत्र छठ की जो शुरुआत हुई है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं अब नई सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। मगर अब उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो अधिकारियों के द्वारा ये यमुना की सफाई को लेकर कार्य शुरुआत करनी चाहिए थी। मगर अधिकारी जो है यमुना की घाट पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के सवाल जो है खड़े होते नजर आ रहे हैं कि यमुना की सफाई को लेकर जो वादे किए गए थे, उनकी शुरुआती दौर में ही कहीं ना कहीं हवा जो है वो निकलती हुई नजर आ रही है। जी राजू, देखिए बार बार सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जब मंत्री प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल का पोस्टर जो है लेकर जाते हैं, यमुना नदी पर उतरते हैं और उस पोस्टर को उसके अंदर डुबो देते हैं, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि जब मंत्री प्रवेश वर्मा जो चुनाव से पहले प्रचार प्रसार कर रहे थे तब बार बार जा रहे थे, यमुना नदी की जो हकीकत है वो जनता के सामने दिखा रहे थे बार बार, तो अब ये देखने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं कि वहां पर जो हमने सफाई के लिए जो पूरा प्लान तैयार किया है वो किस तरह से रन हो रहा है। वहां पर जाकर देखिए कि सबसे पहला जो फेज है आप जहरीली झाग को हटाने का, सबसे पहला वही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सवाल तो ये भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब दिवाली आई थी और छठ की पूजा आई थी, तब कहीं ना कहीं जो भाजपा के बड़े नेता थे, चाहे विजेंद्र सचदेवा की बात करें या फिर और मनोज तिवारी की बात करें या फिर और नेताओं की बात करें, सभी कहीं ना कहीं यमुना के घाट पर जाते थे और कहीं ना कहीं उस सफेद झाग को दिखाकर कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि जो सरकार है वो कार्य नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी के ऊपर जम के हमला बोला जाता था। मगर अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से नई सरकार बनी और कहीं ना कहीं जनता ने कहीं ना कहीं उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकार को कहीं ना कहीं सत्ता से बाहर किया और नई सरकार को मौका दिया, यानी कि भाजपा को मौका दिया गया दिल्ली के अंदर कार्य करने का। और शुरुआत जैसे ही यानी कि नतीजे सामने आए और भाजपा की सरकार दिल्ली के अंदर बनी, तभी से कहीं ना कहीं यमुना की सफाई को लेकर कार्य जो है वो देखने को मिल रहे थे। मगर अब कहीं ना कहीं वो वही अधिकारी जो है या वही नेता जो है वो अब यमुना के घाट पर नहीं जा रहे। कल से जिस तरीके से नेत्र छठ की जो शुरुआत हुई है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े नेताओं को वहां पर जाकर जायजा करना चाहिए था कि वाकई में ही जो शुरुआती दौर की गई थी यमुना की सफाई को लेकर और नेत्री छठ के लिए लोग जो है वो यमुना के अंदर डुबकी लगाने आएंगे, तो उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी, सफेद झाग को हटाना चाहिए था। मगर अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि अधिकारी जो है वो वहां तक पहुंचे हों या फिर जो पहले पहुंच रहे थे, नेता पहुंच रहे थे, वो अब नेता जो है वो अपने अपने ऑफिसों में जो है वो बैठे हुए हैं। तो उससे साफ जाहिर है यमुना की सफाई को मुद्दे को लेकर लगातार जिस तरीके से राजनीति की गई, वही राजनीति जो है वो अब उलट उनके ऊपर ही आती हुई नजर आ रही है। और भाजपा जो है जिन यमुना की सफाई को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे थे और वही वादे जो है वो अब उनके ऊपर आ चुके हैं। और यमुना की सफाई को लेकर जो पहला ही वीडियो वायरल हुआ है उसके अंदर ही सारी सच्चाई जो है वो सामने आ चुकी है। और अब आम आदमी पार्टी को भी विपक्ष के अंदर एक मुद्दा मिल चुका है यमुना की सफाई को लेकर, और उस मुद्दे को लेकर अब भाजपा के ऊपर आरोप जो है वो लगते हुए नजर आ रहे हैं। इससे देखना होगा कि भाजपा के जो बड़े नेता पहले यमुना की सफाई को लेकर लगातार घाटों पर जा रहे थे, अब वो क्यों नहीं जा रहे हैं और उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जिनके लिए कहीं ना कहीं आदेश दिए गए थे। मगर अधिकारी भी अभी तक शांत बैठे हुए हैं और नेता जो है वो भी अपने अपने ऑफिसों में शांत बैठे हुए हैं। जी राजू, कल आपसे चर्चा कर रहे थे कैग रिपोर्ट को लेकर जो पोल्यूशन पर आने वाली थी, और यमुना के पोल्यूशन को तो हम देख ही रहे हैं। जो वीडियो सामने आया, जो आम आदमी पार्टी के विधायक ने जो है शेयर किया है, उसमें साफ साफ पोल्यूशन अभी भी नजर आ रहा है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आया, खासकर यमुना की जब बात करें तो यमुना के पोल्यूशन को लेकर? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कैग रिपोर्ट की या फिर जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा के सत्र के अंदर, बजट सत्र के अंदर लगातार कैग रिपोर्ट पेश की जा रही थी। यमुना की सफाई की बात करें, प्रदूषण की बात करें या फिर डीटीसी विभाग की बात करें या फिर शराब नीति मामले की बात करें, इस तरह की रिपोर्ट जो है वो दिल्ली विधानसभा के बजट के सत्र के अंदर भी पेश की जा रही थी। मगर लगातार उनके लिए बजट भी कहीं ना कहीं एक लाख करोड़ रुपए का रखा गया कि यमुना की सफाई भी की जाएगी, दिल्ली के अंदर सड़कों की हालत भी सुधारी जाएगी, दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति जो है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े
किए गए थे, तब भी कहीं ना कहीं नई सरकार के द्वारा वादे किए गए कि यमुना की पॉल्यूशन को लेकर भी पूरे इंतजाम जो है वो किए जाएंगे, दिल्ली को साफ सुथरा बेहतर किया जाएगा। मगर अभी तक जो शुरुआती दौर जो देखने को मिल रहा है उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं सत्ता हासिल करने के लिए इस तरीके के वादे जो है वो किए गए थे, मगर अब सत्ता हाथ में आ चुकी है, तब कहीं ना कहीं वही नेता जो है वो यमुना के घाट पर नहीं जा रहे हैं। और जिस तरीके से कल पहली वीडियो वायरल हुई और उसके बाद कहीं ना कहीं जी सवाल जो है वो खड़े होते हुए बिल्कुल नजर आ रहे हैं। वहीं यहाँ पर बात करें विपक्ष की, तो जब आम आदमी पार्टी विपक्ष में है, तो संजीव झा के द्वारा जिस तरीके से इस वीडियो को लेकर भाजपा के ऊपर आरोप लगाए गए, तो इस भाजपा जो है वो अभी तक इस वीडियो को लेकर कोई भी साफ जानकारी जो है वो नहीं देती नजर आ रही है। इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की खुद मुश्किलें जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। मगर अब देखना होगा कि जिन अधिकारियों को लेकर परवेश वर्मा की बात करें, रेखा गुप्ता की बात करें, जिनके लिए सख्ती बरतने की बात की जा रही थी, क्या यमुना की सफाई को लेकर जो झाग अभी भी देखने को मिल रहे हैं और नेत्री छठ को लेकर जो इंतजाम होने चाहिए थे वो इंतजाम क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं, उनको अधिकारियों के ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी या फिर उनको बचाने के लिए अभी तक चुप्पी मारी जाएगी, ये जरूर देखना होगा। मगर कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल जो है दिल्ली के अंदर अभी भी यमुना की सफाई को लेकर बना हुआ है। जी बिल्कुल राजू, यमुना की सफाई को लेकर अभी भी सियासी पारा उतना ही हाई है जितना चुनाव प्रचार के समय था, जितना चुनाव के समय था। बहुत बहुत शुक्रिया राजू तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद में आज संघ की अहम बैठक होने जा रही है, जो सुबह 8:30 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगी। इस बैठक में संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार के शामिल होने की संभावना है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। इस बैठक को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है और इसके एजेंडे पर सबकी नजरें टिकी हुई है। तो आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के अंदर बीजेपी और आरएसएस की समन्वय बैठक होने वाली है। आरएसएस संघ की आज एक अहम बैठक होने जा रही है, जो सुबह 8:30 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगी। इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डेप्यूटी सीएम भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। ब्रज और मेरठ प्रांत की ये बैठक होगी। बीजेपी और आरएसएस के बीच में ये समन्वय बैठक का आज आयोजन किया जा रहा है, जिस पर सबकी नजरें टिकी है। आखिरकार इस बैठक में किस मुद्दे पर, किस विषय पर चर्चा की जाएगी, क्या एजेंडा इस बैठक का रहेगा। इसके अलावा संघ की इस बैठक के अंदर संघ के सर कार्यवाह अरुण कुमार के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो सुबह 8:30 बजे से इस बैठक का संचालन शुरू होगा, जो कि शाम 4 बजे तक चलेगा और लगभग 11 बजे के करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक के अंदर शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डेप्यूटी सीएम भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। ब्रज प्रांत की ये बैठक होगी। तो इस बैठक में क्या कुछ विषय रहेंगे, किन विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी, क्या विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी कोई चर्चा की संभावना है, इस पर भी सबकी नजरें। हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान भी ज्यादा अपडेट के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आज जो आरएसएस की बैठक गाजियाबाद में होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, किस विषय को लेकर ये चर्चा होगी? चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे, दोनों डेप्यूटी सीएम मौजूद रहेंगे, क्या मुद्दा और क्या एजेंडा इस बैठक का रहने वाला है? देखिए, ये समय समय पर संघ और सरकार की बैठक होती रहती है और जाहिर सी बात है कि एक बार फिर गाजियाबाद में ये बैठक होने लगभग 8:30 बजे ये बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक में ये कहा जा सकता है कि कई महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कहीं ना कहीं शामिल होंगे। इसमें कहा माना जा रहा है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इसमें शामिल हो सकते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि और सभा के संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद ये कहीं ना कहीं आज ये संघ की बैठक होगी और भाजपा प्रदेश सरकार की समन्वय बैठक में ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि उसके जो प्रदेश अध्यक्ष चुनना है और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी चुनेगी, उसको लेकर ही चर्चा हो सकती है। इस बैठक में एक बड़ा प्रमुख एजेंडा होगा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं और
दोनों डिप्टी सीएम भी इसमें शामिल होंगे और खुद मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह चौधरी, वो कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगे। और सूत्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि भाजपा प्रदेश सरकार की एक दिवसीय समन्वय बैठक को आज कहीं ना कहीं गाजियाबाद के नेहरू नगर में जो शिशु मंदिर बना है उनको इसमें जी बैठक होगी। और इसमें कह सकते हैं कि करीब पूरे दिन चलने वाली इस बैठक में तैयारी किस तरह की उसको लेकर चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष चुनने से पहले संघ की सभा है उसमें बैठक हो सकती है और 2027 का जो चुनाव है उस पर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। और जिस तरह से नंदकिशोर गुर्जर का मामला इस समय जो तूल पकड़े हुए उस पर भी कहीं ना कहीं ये बातें हो सकती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। लगभग 11 बजे के आसपास बैठक शामिल होंगे और इसमें ये कहा सकता है कि ब्रज प्रांत की संघ की कार्यकारिणी में प्रदेश प्रचारक, प्रांत प्रचारक और प्रांत के संघ प्रचारक और विभाग प्रचारक समेत तमाम जो संघ के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं मौजूद हो सकती हैं। और साफ तौर पे कहा सकता है कि इसमें केवल महत्वपूर्ण एजेंडे की बात की जाए तो सबसे बड़े महत्वपूर्ण एजेंडा है उसमें प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। उसमें कहीं ना कहीं 18 प्रदेश अध्यक्षों को ऐलान करना है, उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है और जाहिर सी बात है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का इसको ऐलान भी किया जा सकता है। और ये काफी महत्वपूर्ण बैठक इसलिए क्योंकि प्रदेश में सरकार के विरोध में जो सुर करने वाले जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, उनको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। वो लगातार वो इस पर बने हुए हैं। लगभग 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और अपनी कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो बताने का काम करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है हमेशा इस सब चीजों को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, 2027 का चुनाव। वहीं लोनी से विधायक हैं गाजियाबाद से नंदकिशोर गुर्जर, वो जिस समय विरोध का सुर अपनाए हुए हैं अधिकारियों के खिलाफ, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। और माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद लगभग 4 से 5 दिनों प्रदेश अध्यक्षों को नाम भी ऐलान हो सकता है और 18 से ज्यादा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी कहीं ना कहीं ऐलान किया जा सकता है। इसके बाद राष्ट्रीय चयन की प्रक्रिया होगी। जब चयन के बाद और अगले हफ्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है और दूसरे या तीसरे हफ्ते तक जो कह सकते हैं कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के उसमें कहीं ना कहीं मुलाकात की जा सकती है और उसका ऐलान भी किया जा सकता है। तो साफ मुद्दा, एजेंडा साफ है। सबसे पहला ये कह सकते हैं कि सरकार संघ की जो बैठक होती है वो समन्वय को लेकर हमेशा बैठक होती रहती है। उस बैठक में आज विचार विमर्श किया जाएगा नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, साथ ही साथ नंदकिशोर गुर्जर जो है उनके मामले को लेकर और कहीं ना कहीं जो तमाम उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव, उन सब को लेकर पूरी तरह से विचार विमर्श, एजेंडा कहीं ना कहीं रखने की बात की जाएगी और एक दिशा निर्देश संघ की ओर से दिया जाएगा। और सरकार का मौजूदा समय जो जिस तरह का कार्यकाल है और कई विधायकों का जो सुर नजर आ रहे हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। तो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि तस्वीरें साफ हैं और गाजियाबाद में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जितेंद्र, देखिए आपने बहुत सारी जानकारी यहाँ पर साझा की है। एक तो सरकार के 8 साल कंप्लीट हुए, देखा कि जिस तरीके से एक पुस्तिका का विमोचन भी किया कि 8 साल का कार्यकाल किस तरीके से रहा, उसके बाद ये मीटिंग होना बीजेपी आरएसएस की काफी अहम है। लेकिन सबसे पहला मुद्दा आपने नंदकिशोर गुर्जर का उठाया। देखिए इससे पहले भी जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस समय भी देखा था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री और जो दोनों उप मुख्यमंत्री है उनके बीच में वाद विवाद चला था। जब मुख्यमंत्री कोई बैठक लेते थे तो दोनों डेप्यूटी सीएम उससे नदारद वहां पर नजर आते थे। डेप्यूटी सीएम अलग से अधिकारियों की बैठक ले रहे होते थे, लेकिन और मुख्यमंत्री अलग से अधिकारियों की बैठक ले रहे होते थे। तो तब भी आरएसएस ने इतनी दखल नहीं दिया था। बीजेपी जो सेंट्रल लीडरशिप है उसने मामले को सुलझाया। तो क्या नंदकिशोर गुर्जर का मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ चुका है कि अब आरएसएस को उसमें इंटरफेयर करना पड़ रहा है? दूसरा, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कि क्या कुछ रोड मैप रहेगा विधानसभा चुनाव का? और तीसरा, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है और उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, बीजेपी की जो संविधान रही है, जो परंपरा रही है, तो क्या बीजेपी पार्टी जो यूपी इकाई है उसने प्रदेशाध्यक्षों के नाम का चयन कर लिया है जो अब आरएसएस के सामने रखा जाएगा और आरएसएस उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करेगा? देखिए हमेशा जो बातें आपने बताई वो बिल्कुल सही बात बताई और संघ और सरकार की जो बैठक होती है वो समन्वय को लेकर बैठक होती है। दोनों मिलकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का एजेंडा कहीं ना कहीं चर्चा की जाती है और साफ ये कहा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 18 से ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष है जिनका नाम का ऐलान होना है। उस बैठक में कहीं ना कहीं उस पर भी बातचीत हो सकती है। संघ की प्रदेश सरकार या कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्षों को नाम पेश कर सकती है और संघ उस पर कहीं ना कहीं विचार विमर्श करके एक नाम को चिन्हित कर सकता है क्योंकि कई नाम चल रहे हैं और साफ तौर पे कहा सकता है कि उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। नंदकिशोर गुर्जर की बात की जाए तो वो विरोधी स्वर जो उनके रहा, हालांकि वो पार्टी
के विरोध में नहीं है, लेकिन जी पार्टी किसी प्रकार का उन अधिकारियों पर एक्शन नहीं ले रही है। जब वो राम कथा कराने के लिए या कलश यात्रा निकाले तो उनसे अधिकारियों की धक्का मुक्की हुई है, कपड़े उनके फाड़े गए। उस नंदकिशोर गुर्जर ने कल आरोप भी लगाया था कि महिलाओं जी के कपड़े तक अधिकारियों ने फाड़ने का काम किया है। तो आखिरकार क्यों नंदकिशोर गुर्जर की अगर बात सही है तो क्यों आखिरकार सरकार उन अधिकारियों पर एक्शन नहीं ले रही है? क्यों सरकार चुपचाप बैठी है? इसको लेकर भी लगा नंदकिशोर का जो नंदकिशोर जी गुर्जर तो जो आवाज है वो कई प्रदेश अध्यक्ष पे कह सकते हैं कि मुलाकात की बात है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी कि जी उन्होंने इस बात को कहा था कि मेरा अपराध क्या है? आखिरकार मैं राम के नाम पे जो सरकार चल रही है, अगर मैं राम कथा करना चाहता हूँ तो और राम कथा करने से मुझे क्यों रोका गया? क्यों मेरे साथ हाथापाई की? क्यों महिलाएं जो 51,000 कलश लेकर निकली राम कथा से पहले जो प्रक्रिया है उसको क्यों नहीं पूरा करने दिया गया? क्यों रोकने का प्रयास किया? तो इस प्रकार के नंदकिशोर गुर्जर को लेकर भी कहीं न कहीं मुलाकात, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण कहा सकता है कि अपने आप में महत्वपूर्ण माने जाते हैं नंदकिशोर गुर्जर, और जी साफ ये कहा सकता है कि उसको लेकर भी आज नंदकिशोर गुर्जर की कह सकते हैं कि बातों को लेकर उनका जो विरोधी स्वर है उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए नंदकिशोर गुर्जर लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जी मुख्यमंत्री ने किसी प्रकार का ना ही जवाब दिया, ना ही प्रदेश अध्यक्ष की ओर से कोई जवाब मिला। तो इन सब जो मुद्दे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव, नंदकिशोर जी गुर्जर का मुद्दा और 2027 का मुद्दा, और मौजूदा समय में 8 साल जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काम किए वो कैसा जनता के बीच में कैसा रिजल्ट है वो भी संघ कहीं ना कहीं बताने का काम करेगा। तो पूरी तरह से जो बैठक है वो आज की महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी माना जा रहा है कि शामिल हो सकते हैं, मोहन भागवत के नाम का। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दत्तात्रेय वो भी कहीं ना कहीं सह जी प्रचारक है, वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल हो सकते हैं। तो पूरी तरह से संघ की में महत्वपूर्ण बैठक है और पूरे दिन की बैठक चलेगी, और जी इस बैठक को लेकर तमाम जो विधायक कह सकते हैं कि तमाम जो मंत्री हैं वो इस बैठक को लेकर चुपचाप हैं और किसी प्रकार की कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण बैठक है, और बैठक में साफ हो पाएगा कि आखिरकार अमित शाह की आज बैठक में क्या निकल के जी मिला। और क्योंकि ये गोपनीय बैठक होती है और उसमें मीडिया की भी एंट्री नहीं होती है, बिल्कुल लेकिन साफ ये जितेंद्र, कहा अब सकता तो है कि शाम 4 बजे बाद जब ये मीटिंग खत्म होगी तभी पता चलेगा कि किन किन मुद्दों पर बीजेपी और आरएसएस के बीच में चर्चा हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार दोपहर को दिल्ली पहुंच गए हैं। आज वह चुनाव प्रचार के लिए केरल जा सकते हैं। हालांकि पहले उनका बेंगलुरु जाने का भी कार्यक्रम बना था, मगर अब वह कैंसिल बताया जा रहा है। वहीं सीएम सुक्खू की आज देर शाम या कल सुबह उनकी प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से मुलाकात हो सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री कांग्रेस संगठन में संभावित पदाधिकारियों की लिस्ट रजनी पाटिल को सौंपेंगे और कांग्रेस का संगठन फाइनल किया जा सकता है, क्योंकि अभी जिला अध्यक्षों के चलते कांग्रेस संगठन में पेंच फंस गया है। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता प्रदेश में संगठनात्मक जिलों की संख्या बढ़ाने की हाईकमान से मांग कर रहे हैं, जबकि कई लीडर इसका विरोध कर रहे हैं। इससे देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिल्ली बुलाया। पार्टी सूत्रों की माने तो इस हफ्ते राज्य जिला ब्लॉक कार्यकारिणी घोषित की जाएगी। राज्य और ब्लॉक कार्यकारिणी लगभग फाइनल हो चुकी है। जिला कार्यकारिणी को लेकर अंतिम फैसला होना है। अब जिलाध्यक्षों को लेकर हाईकमान तय करेगा कि किस जिले में कौन से गुट को पार्टी अध्यक्ष बनाया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक लेते हैं हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर का। टीना जी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा सबसे महत्वपूर्ण है कांग्रेस के संगठन के अंदर जो अभी नियुक्तियां है जिलाध्यक्षों की लेकर या बाकी कार्यकारिणियों को लेकर, मतलब एक तरीके से संगठन का विस्तार अब जल्द ही होने की संभावना है। बिल्कुल, देखिए हिमाचल में टीना जी से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब संभावना ये जताई जा रही है कि जल्द ही कांग्रेस हिमाचल प्रदेश इकाई के संगठन में विस्तार हो सकता है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल से भी मुलाकात हो सकती है। टीना जी, उनके दिल्ली दौरे को लेकर क्या कुछ जानकारी है और संगठन विस्तार कितनी जल्द संभव है? बिल्कुल, देखिए हिमाचल में जो कांग्रेस है वो 150 दिन से ज्यादा का समय हो गया है और बिना संगठन के हैं। और यहाँ पे बीते 6 नवंबर को जो हिमाचल की राज्य जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी जो है वो उनको जो ऐलान कर दिया गया था, तब से हिमाचल में कांग्रेस का संगठन नहीं है। तो लगातार जो है इस पे दबाव भी है कि
जो संगठन है उसका जल्दी से जल्दी जो है पुनर्गठन कर दिया जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंगलवार को दिल्ली पहुंचे हैं और आज वो हालांकि चुनाव प्रचार के लिए केरल जा सकते हैं, पर सबसे ज्यादा जो उनका अहम कार्यक्रम है वो यही है कि जो यहाँ पे जो संगठन के बिना जो कांग्रेस यहाँ पे है, जल्दी से जल्दी जो संगठनात्मक जिले हैं उनमें नियुक्तियां कर दी जाए और जो तमाम पदाधिकारी जो बहुत लंबे समय हो गया है वेट करते हुए, क्योंकि बिना संगठन के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका मनोबल जो है लगातार गिरता जा रहा है। तो ऐसे में अगर हम पार्टी सूत्रों से मानो तो इसी हफ्ते राज्य, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी। हालांकि जो अंतिम फैसला है वो जो उनको लेकर अंतिम फैसला, जिला कार्यकारिणी को लेकर अंतिम फैसला भी होना है और अब जिलाध्यक्ष को लेकर हाईकमान ही तय करेगा कि किस जिले में कौन से गुट के पार्टी अध्यक्ष, जो पार्टी का अध्यक्ष है वो अध्यक्ष बनाया जाए। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उनको नहीं बदला जाएगा, वो जस्ट एज इट इज रहेंगी। रजनी पाटिल से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे और उसके बाद जो संगठनात्मक जिलों की संख्या है उसको बढ़ाने को लेकर आज फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अभी जो 13 संगठनात्मक जिले हैं उनमें जो है नियुक्तियां होनी है, उसको लेकर आज एक अहम फैसला हो सकता है, क्योंकि लगातार ये दबाव भी कांग्रेस से बढ़ता जा रहा है कि काफी लंबा समय बीत गया है, कांग्रेस के पास यहाँ पे संगठन नहीं है, सत्ता में यहाँ पे कांग्रेस है। तो ऐसे में काफी परेशानियों का सामना यहाँ पे जो कार्यकर्ता उनको भी जहाँ करना पड़ रहा है। तो ऐसे में आज जो फैसला है, ये अहम फैसला जो है मुख्यमंत्री यहाँ पे जो है चर्चा के बाद ले सकते हैं और उसकी जो ऐलान है वो हिमाचल आके जो है वो लिया जा सकता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी जो गुटबाजी थी, जो तमाम चीजें थी, उसके कारण थोड़ा पेच फंस रहा है, क्योंकि हर कोई चाह रहा था कि उनका जो नजदीकी है या उनका गुट है वो हावी रहे। तो ऐसे में ये काफी बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है कि बिना गुटबाजी के, बिना जो विरोध के जो है किन शहरों को जो आगे लाया जा सकता है। फिलहाल इस पर मंथन जारी है और ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है यहाँ पे हिमाचल में पूरी की पूरी जो कार्यकारिणी है उसको घोषित यहाँ पे कर दिया जाएगा। फिलहाल जो हिमाचल की प्रभारी है रजनी पाटिल, उनके साथ आज मुख्यमंत्री की मीटिंग है और हालांकि वो कल भी मिले थे, लेकिन आज जो है प्रॉपर मीटिंग होनी है और इस दौरान जो संगठन के भी संभावित पदाधिकारियों की लिस्ट है वो रजनी पाटिल को सौंपी जाएगी और कांग्रेस का संगठन जो है यहाँ पे फाइनल किया जा सकता है और तमाम जो पेच अभी तक फंसे हुए थे उन पर आज जो है कोई बड़ा फैसला जो कांग्रेस है वो दिल्ली में बैठ के जो है वो ले सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया टीना जी तमाम अपडेट के लिए। उत्तराखंड में दायित्व बंटवारे की सूची जारी हो गई है, जिससे पद की आस लगाए नेताओं का इंतजार खत्म हुआ। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने नए दायित्वधारियों के नाम घोषित कर दिए। चमोली की हरक सिंह नेगी को वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद, रुद्रप्रयाग की ऐश्वर्या रावत को राज्य महिला आयोग और अल्मोड़ा की गंगा बिष्ट को राज्य महिला उद्यमिता परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देहरादून की श्याम अग्रवाल को उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद, भगवत प्रसाद मकवाना को सफाई कर्मचारी आयोग, हेमराज बिष्ट को खेल परिषद, रामचंद्र गौड़ को वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अन्य दायित्वों की सायरा बानो, रेणु अधिकारी, रजनी रावत, ओम प्रकाश जमदग्नि, भूपेश उपाध्याय, अजय कोठियाल, श्याम नारायण पांडे समेत कई नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए कर लेते हैं हमारे संवाददाता अभिनव नायक का। अभिनव, देखिए नेताओं को जिस जिम्मेदारी का इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ, सूची जारी हुई और जो तमाम नेता थे उनको उनकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, उनको बंटवारा उनके दायित्वों का कर दिया गया। अगर बात करें तो देर रात जो है उत्तराखंड में दायित्व बंटवारे की जो आस लगाई बैठे थे नेता, उनका इंतजार जो है अब खत्म हो गया है। दावी सरकार ने जो है दायित्व बंटवारे की सूची भी जारी कर दी है और इस संबंध में जो है सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी जो है उन्होंने जानकारी भी दी है। और अगर बात करें तो जानकारी के मुताबिक जो चमोली में हरक सिंह नेगी है उनको उपाध्यक्ष बनाया गया है और वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद का। इसके अलावा रुद्रप्रयाग की ऐश्वर्या रावत को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है राज्य महिला आयोग का और अल्मोड़ा की जो गंगा बिष्ट है उनको जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है राज्य महिला उद्यमिता परिषद का। तो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देहरादून की जो श्याम अग्रवाल है उसको भी जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद में और नैनीताल की जो शांति नेहा है उनको भी जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद में और देहरादून के ही जो भगवत प्रसाद मकवाना है और पूर्व में भी राज्य मंत्री रहे हैं उनको भी जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग का। तो कहीं ना कहीं जो एक लंबे समय से जो चली आ रही आस थी वो खत्म हो गई है और सभी को जो है दायित्व बंटवारे का दामी सरकार ने तोहफा दे दिया है। जी अनिशा। अभिनव, कितने बजे जो है ये अपने दायित्वों का अपने पदभार को ग्रहण करेंगे?
बिल्कुल, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जिस तरह से दायित्वधारियों की संख्या जो है इस समय बढ़ चुकी है उत्तराखंड में, और लगातार जिस तरह से बात करें तो कहीं ना कहीं यह 2 साल के लिए जो है अभी इनका कार्यकाल रहने वाला है। और अगर बात करें तो आज या फिर कल जो है यह अपने पदों की जो है शपथ ले लेंगे। और बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कई ऐसे नागरिक हैं जो पहले पूर्व में भी जो है राज्य मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में मान के चल सकते हैं कि जो काफी समय से रिक्त पद राज्य मंत्रियों के चले आ रहे थे, अब धार्मिक संस्था ने जो है उस पर पूर्ण विराम लगा दिया था और सभी को जो है दायित्व बांट दिए गए हैं। जी अमीषा। जी, अभिनव क्या देखे, क्योंकि लगातार इन जो ये पद थे खाली चल रहे थे, इन पर नियुक्ति कर दी गई है, क्या अभी भी कुछ ऐसे पद बचे हैं जिन पर नियुक्ति आगे की जा सकती है? बिल्कुल अमीषा, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो विराम था वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो मान के चल सकते हैं कि अब जितने भी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं यह सरकार की तरफ से पर्याप्त है। अब कोई ऐसा पद शायद ही कोई हो जिसमें सरकार अब किसी और रिक्त पद को भरे। अब जो है सबकी निगाहें प्रदेश अध्यक्ष और जो मंत्रिमंडल विस्तार है उस पर टिकी हुई है, क्योंकि उपाध्यक्ष का भी और जो राज्य मंत्री है उनका काफी लंबे समय से इंतजार चल रहा था और सभी को आस भी थी कि उनका नंबर भी इस बार जो है राज्य मंत्री बनने में आएगा। तो ऐसा जो है जिन जिन को राज्य मंत्री बनाया गया है, कुछ ऐसे भी है जो इस बार नए हैं और कुछ जो पूर्व में दर्जाधारी रह चुके हैं, उनके नाम भी इस बार की लिस्ट में जो है धामी सरकार ने शामिल किए हैं। जी अमीषा, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 1 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने महादेव सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल को आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज की। सिर्फ यही नहीं, सीबीआई ने देश भर में 60 जगहों पर छापेमारी की, जहां से कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। यह मामला ऑनलाइन सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। पहले छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा ने इस केस में एफआईआर दर्ज की, जिसमें खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 1 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने महादेव सट्टा ऐप मामले में भूपेश बघेल को आरोपी बनाते हुए एफआईआर दर्ज की है। सिर्फ यही नहीं, सीबीआई ने देश भर में 60 मुख्तलिफ स्थानों पर छापेमारी की, जहां से कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। यह मामला ऑनलाइन सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। पहले छत्तीसगढ़ आर्थिक अपराध शाखा ने इस केस में एफआईआर दर्ज की, जिसमें भी भूपेश बघेल का नाम शामिल था। सीबीआई ने इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए जांच को और तेज कर दिया। इस कार्रवाई पर भूपेश बघेल ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब राजनीति से प्रेरित है। उन्हें चुनावी
साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। बघेल का कहना है उनकी सरकार ने ही इस ऐप के खिलाफ सबसे पहले कड़े कदम उठाए थे, जैसे कि 74 एफआईआर दर्ज करना, 200 से अधिक गिरफ्तारियां करना, 2000 से ज्यादा बैंक खातों को सीज करना। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा, जिसको लेकर देश के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है। इस बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार लाना है। जहां सरकार इस बिल को पारित कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है, वहीं विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल के समर्थन के लिए सभी सहयोगी दलों से समर्थन मांगा। इस मसले पर अब नीतीश और नायडू की पार्टी की भूमिका अहम हो गई है। साथ ही संसद में होने वाला नंबर गेम भी काफी महत्वपूर्ण हो गया है। आज वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने सांसदों को एक व्हिप जारी कर सदन के अंदर लोकसभा में मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही शामिल थे, जिसमें 8 घंटे का समय चर्चा के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि विपक्ष ने इससे ज्यादा समय की मांग की थी चर्चा के लिए। विपक्ष का कहना था यह मामला संवेदनशील है, इसलिए अतिरिक्त समय होना चाहिए चर्चा के लिए। हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंबुज, वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। तमाम राजनीतिक दलों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर सदन के अंदर रहने के आदेश भी यहां पर दे दिए हैं। जी बिल्कुल अमीषा जी, ये जो बिल है एक बिल ये खास माना जा रहा है क्योंकि एक लंबे समय से वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा की बात की जा रही है और ये बिल एक लंबे समय से देश के अंदर इसकी एक ऐसी बनी हुई है बात है कि एक वक्फ बिल पास किया जाना है। आपको मैं बताता चलूं, वक्फ संशोधन बिल 1954 में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, 1995 में इसमें बदलाव किए गए, 2013 में इसमें फिर संशोधन किए जाते हैं। 8 अगस्त 2024 को इसे फिर सदन के पटल पर रखा जाता है। विपक्ष के द्वारा ऐसी मांग की जाती है कि जो बिल पेश किया गया इस बिल में काफी खामियां हैं, इसे जेपीसी को दिया जाए। जेपीसी की 31 मेंबर की एक कमेटी बनती है, जगदम्बिका पाल उसके अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद 500 पेजों की रिपोर्ट जगदम्बिका पाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास लेकर के आते हैं। इसके बाद 25 मार्च को अमित शाह के द्वारा इसको इसी सदन और ये जो बजट सत्र चल रहा है इसी में रखने की बात की जाती है। आज इसको फिर सदन के पटल पर रखा जाना है और 8 घंटे तक इसमें बहस चलेगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि 8 घंटे तक इस पर बहस चलेगी और 1000 सालों तक इसको ध्यान रखा जाएगा कि कौन से दल ने इसका विरोध किया, कौन सा दल इसका बायकॉट करता है। इसलिए सभी को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए वक्फ संशोधन बिल में अगर बहस की बात की जाए या विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो वो एक तरीके से 4 ऐसे बदलाव किए गए सरकार की तरफ से जिसको लेकर के विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है। वहीं पर अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी ऐसी अपील की गई थी कि सभी लोग इस पर विरोध करें। तो ईद की नमाज के दिन भी काली पट्टी बांध करके मुस्लिम लोगों ने इसका विरोध भी किया था। इसमें सबसे बड़े पहले अगर बात की जाए तो पहले वक्फ अगर किसी अपने जो भी संपत्ति होता था उसको करता था, उसकी जो सुनवाई होती थी वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में होती थी। लेकिन अब इस संशोधन बिल के बाद में ट्रिब्यूनल कोर्ट के बाद उसकी अपील हाई कोर्ट में भी की जा सकती है। सबसे बड़े बदलाव की बात की जाए तो पहले वक्फ बोर्ड के अंदर अगर बात की जाती थी तो महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं दी गई थी। तो संशोधन करके जो सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार ने इसमें संशोधन किया है जिसमें 2 महिलाएं और 2 महिलाओं के साथ 2 अन्य धर्म के लोगों को भी इसमें जगह दी गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो आज का दिन है लोकसभा के अंदर वो खास होने वाला है क्योंकि एक लंबी बहस चलेगी और काफी लंबे समय से देश को इंतजार है कि वक्फ संशोधन बिल पर आखिरकार सभी पार्टियां क्या फैसला लेती है। देखिए अंबुज, यहाँ पर जब चर्चा की बात आती है तो विपक्ष ने इस बिल का विरोध करने के लिए हर एक तरीका अपनाया, चाहे वो हाथों पर काली पट्टी बांधना हो, हाथों पर बैनर पोस्टर लगाना हो, धरना देना हो या बयानबाजी हो। हर तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है। न केवल विरोध बल्कि पुरजोर विरोध किया जा रहा है। तमाम राजनीतिक विपक्षी दल
अब चूंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की ओर से 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया, जेपीसी की भी काफी सारी मीटिंगें हुई, लेकिन उसमें भी सिर्फ हंगामा देखने को मिला। डिसेंट नोट्स को लेकर कहा गया कि हमने डिसेंट नोट तो दिए, लेकिन जो जेपीसी के अध्यक्ष थे उन्होंने हमारे डिसेंट नोट को स्वीकार ही नहीं किया। तो अब चूंकि 8 घंटे का समय मिला है और चूंकि सारा ही सदन के अंदर संख्या बल का खेल है, तो ऐसे में 4 घंटे 40 मिनट केवल सत्ता पक्ष को मिले हैं बोलने के लिए और बाकी समय विपक्ष को मिला है। ये भी एक संख्या बल का खेल है। और दूसरा, चूंकि टीडीपी पहले ही साथ में आ चुकी है, अपने व्हिप जारी कर दिया है, लेकिन जेडीयू ने इसके कॉपी मांगी थी कल रात पढ़ने के लिए और फिर कहा था हम देखेंगे कि आगे क्या कुछ करना है। तो अभी भी जेडीयू पर सस्पेंस बरकरार है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से कहा गया था कि लोकसभा के अंदर जो हमारे जेपीसी के अंदर जो मेंबर थे वो अपनी बात रखेंगे। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूं, संख्या बल की अगर बात की जाए तो 294 एनडीए के पास है, वहीं पर 233 विपक्ष में इसके वोट करने के लिए तैयार है। अगर ऐसे में अगर बात की जाए जेडीयू टीडीपी के साथ साथ आरएलडी और एलएनजेपी, जो कि अपने आप को एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष पार्टी के रूप में मानते आए और उसके साथ ही उनका जो वोटर कैडर है वो मुस्लिम को भी वोटर कैडर मानते आए, तो उनके आगे सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा कि वो कैसे अपने वोटरों को भी संभालेंगे। तो ऐसे में टीडीपी की तरफ से 3 संशोधन रखे गए थे जिसे सरकार ने माना, ऐसी खबरें कल सामने आई थी। वहीं पर अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी की तरफ से सीधा कहा गया नीतीश कुमार पार्टी की तरफ से कि कहीं ना कहीं जो बातें हैं जो हमारे सदन के अंदर जब हमारे नेता बोलेंगे तो वो उस समय पर ही निर्धारित करेंगे कि हमारी जो पार्टी है वो कि जेडीयू जो पार्टी है वो किसकी तरफ जाने वाली है। तो ऐसे में ये गतिरोध बना हुआ है, क्योंकि बिल को पास कराने के लिए 272 की जो वोटिंग है वो होना जरूरी है पक्ष में। तो ऐसे में अगर जेडीयू और साथ में अगर जो टीडीपी अगर वोट नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये जो बिल है ये अटक सकता है। तो ऐसे में सरकार ने पहले ही निर्धारित किया होता, अमित शाह और राजनाथ सिंह इसकी अगुवाई कर रहे थे और इसमें चाहे वो जेडीयू हो चाहे वो टीडीपी हो, सभी से बात की गई थी, उनकी बात को रखा भी गया था। उनकी तरफ से जो संशोधन दिए गए थे जिन पर उनकी तरफ से गतिरोध था, उनकी सामंजस्य बैठाने की भी कोशिश की गई थी। जी अमित शाह। अमृत, सवाल तो ये भी है क्योंकि देखिए हर एक सत्र के अंदर हमने देखा है किस तरीके से जो है विपक्षी सांसद वॉकआउट कर जाते हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा, जो 8 घंटे का समय निर्धारित चर्चा के लिए किया गया है, कि ये 8 घंटे सभी सांसद, तमाम राजनीतिक दलों के सांसद व्हिप तो जारी कर दिया है, क्या मौजूद रहेंगे और क्या ये 8 घंटे की जो बहस रखी गई है, चूंकि जो किरेन रिजिजू है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर 8 घंटे भी कम लगेंगे, अगर और चर्चा अगर आप चाहेंगे तो हम समय को और आगे ज्यादा बढ़ा देंगे। तो अब देखना होगा क्या 8 घंटे की एक सार्थक चर्चा आज सदन के अंदर देखने को मिलेगी या फिर वही वॉकआउट देखने को मिलेगा, वही बहस वही नारे देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, चाहे विपक्ष हो या फिर पक्ष हो, सभी ने अपने अपने जो सांसद है उनको यहाँ पर आने के लिए निर्देशित किया है, आदेश दिया है कि सभी को वहाँ पर 4 अप्रैल तक इन जो बिल है, चाहे वो लोकसभा के बाद में कल राज्यसभा में भी रखा जाएगा, तो ऐसे में सभी वहाँ पर इस समय पर मौजूद रहे। और 8 घंटे समय के बाद में अगर समय की कमी पड़ती है तो किरेन रिजिजू ने कल ही क्लियर किया था कि हम इस समय को और बढ़ा सकते हैं, जितना लंबा अगर चाहती है सरकार या विपक्ष, जितना लंबा इस पर बहस करना चाहता है पक्ष संशोधन बिल पर, हम करने के लिए तैयार हैं। तो उनकी तरफ से पूरी तरीके से, और ऐसे में अगर वॉकआउट होता है तो उसको लोग ध्यान रखेंगे कि वक्त संशोधन बिल पेश किया गया था लोकसभा के अंदर, और जो भी दल वहां से इसको वॉकआउट करते हैं तो उन पर नजर रहेगी पूरी देश की, क्योंकि जो सरकार का मानना है कि आज के समय में वक्त में संशोधन करना काफी अहम है और जरूरी माना जा रहा है। सरकार की तरफ से जो दलील पेश की गई है कि चाहे जिस तरीके से ये जो वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ था मुस्लिम समुदाय और जो पिछड़ा जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन वक्त की तरफ से ऐसे कोई कार्य नहीं किए जा रहे हैं, ऐसे सरकार के आरोप वक्त के ऊपर लगे हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये संशोधन किया है। तो किरेन रिजिजू ने कल ही क्लियर किया था कि अगर समय की कमी पड़ती है तो समय को और बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही जो भी वॉकआउट करेंगे या जो भी इस बहस में हिस्सा नहीं लेंगे तो उसको पूरा देश देख रहा है, आने वाले समय में देश की जनता को उनको खुद जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया नशे के बढ़ते प्रकोप को रोकने और युवाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से 3 अप्रैल 2025 से 8 अप्रैल 2025 तक पदयात्रा करेंगे। यह यात्रा डेरा बाबा नानक से शुरू होकर अमृतसर में जलियांवाला बाग पर समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान कई स्थानों पर नशे के खिलाफ जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल होंगे। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य नशे की समस्या के प्रति जागरूकता को बढ़ाना, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना
और समाज को इस संकट से बचाने के लिए एकजुट करना है। राज्यपाल कटारिया ने बताया कि भारत सरकार और पंजाब सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है और समाज के सभी वर्गों को इस मुहिम में सहयोग देना चाहिए। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवान को भी इस यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। उन्होंने आम जनता, प्रशासन, सामाजिक संगठनों से इस यात्रा को सफल बनाने की अपील की है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित सेठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, एक तरफ पंजाब सरकार नशे के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, तो दूसरी तरफ सरकार और राज्यपाल लगातार ये भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाई जाए और इसी कड़ी में राज्यपाल की ये नशे के खिलाफ एक पदयात्रा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पंजाब के अंदर नशा एक अहम मुद्दा है, जिसके चलते जो है लगातार पंजाब सरकार जो है बिल्कुल प्रयास कर रही है और इसी दिन देखने को भी मिला कि बुलडोजर एक्शन जो है पंजाब के अंदर कई जगहों पर हुए और करीब 50 के आसपास ये जो एक्शन थे देखने को मिले। आज जो है अब पंजाब के राज्यपाल भी जो है इस कड़ी में जुड़ चुके हैं। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने जो है एक बार नशे के खिलाफ जो है मुहिम शुरू की थी और अब से दोबारा से जो है नशे के खिलाफ मुहिम शुरू की जा रही है। तो बिल्कुल पंजाब के अंदर एक नशा अहम होता है, जिसके चलते लगातार चाहे सरकारों की बात करें, चाहे राज्यपाल की बात करें, चाहे विभागों की बात करें, तो नशे की चेन को तोड़ने के लिए लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, और देखिए पंजाब के अंदर नशा इसलिए भी क्योंकि ज्यादा हो जाता है क्योंकि एक बॉर्डर स्टेट है, इसकी जो सीमाएं हैं वो पाकिस्तान से मिलती है, तो ऐसे में जो नशे की जो एक तरीके से वहां से भी पूरे तरीके से वहां पर भी एक तरीके से कंट्रोल सीमा के ऊपर भी करने की कोशिश हमारे बीएसएफ के जवान करते हैं। अंदर पुलिस प्रशासन पूरे मुस्तैद होकर काम कर रहा है और इस नशे की रोकथाम के लिए राज्यपाल भी लगातार सरकार के साथ और केंद्र सरकार भी मिलकर काम कर रही है। लेकिन राज्यपाल की अगर इस पदयात्रा की बात की जाए, क्योंकि जागरूकता फैलाना सबसे अहम होता है किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए, लोग जागरूक होंगे तो उस चीज के बारे में समझेंगे, उस चीज से दूर रहेंगे। राज्यपाल की इस पदयात्रा में कौन से मंत्री होंगे जो शामिल होंगे, क्योंकि स्पीकर को भी जो है इन्विटेशन भेजा गया है राज्यपाल की ओर से। बिल्कुल, अगर बॉर्डर एरिया की बात करें जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, तो बिल्कुल एक अहम जो है नशे की जो गेम जो है दूसरी तरफ से आती है, उसके लिए लगातार जो है बीएसएफ के जवान जो है कार्य कर रहे हैं। जैसे आज अपने जो 3 तारीख से जो ये जो कार्यक्रम जो है शुरू होना है अपना राज्यपाल का, उसमें जो है बिल्कुल कई जो है मंत्रीगण जो है वो भी मौजूद रहेंगे। और अगर भरोसेमंद सूत्रों की मानी जाए तो लुधियाना में जो है ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है जी, दिखाई दे सकते हैं। तो बिल्कुल ये कार्यक्रम काफी अहम माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। वक्फ संशोधन बिल आज संसद में पेश होने वाला है और इसे लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे समय में मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश हर राजनीतिक दल करता नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बिल को लेकर पार्टियों का स्टैंड क्या है। एनडीए में शामिल सभी दलों ने व्हिप जारी कर दिया, यानी उनके सभी सांसदों को बिल के पक्ष में वोट करना होगा। मतलब साफ है, बीजेपी, जेडीयू और अन्य सहयोगी दल इस बिल के समर्थन में खड़े हैं, लेकिन विपक्षी दलों में हड़कंप मच गया। अगर बात करें विपक्ष की, तो आरजेडी कांग्रेस इस बिल का खुलकर विरोध कर रही है। विपक्षी नेता लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बता रहे हैं। हालांकि जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने इस बिल के विरोध में अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन पार्टी आलाकमान ने साफ निर्देश दिया कि सभी सांसदों को बिल के पक्ष में वोट करना होगा। ऐसे में जेडीयू के अंदर भी मतभेद की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। हमारे ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार भी इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुरजीत जी, देखिए आज दिल्ली से लेकर बिहार तक वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी पारा बहुत ज्यादा हाई है। बिहार के अंदर तो विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सौगाते मोदी चल रहा है। इफ्तार पार्टी का आयोजन भी रमजान के दौरान किया गया। लेकिन इस वक्फ विधेयक को लेकर जेडीयू ने कल रात को जो है एक कॉपी मांगी थी कि इस बिल की हमें कॉपी दीजिए, सबसे पहले पढ़ेंगे। तो अब जेडीयू का स्टैंड क्या है, व्हिप भी एक तरफ जारी कर दिया है और जेडीयू के अंदर जो एक एमएलसी है वो भी इसका लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो सबसे पहले एनडीए एक साथ तो नजर आ रहा है, व्हिप तो जारी कर दिया, लेकिन जेडीयू के अंदर मतभेद अब दिखाई देने लगा है। हमेशा बिल्कुल जिस तरीके से आज जो है संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना है और उसको लेकर के यहाँ बिहार में भी काफी सियासत गर्म हो गई है।
एक तरफ से जेडीयू जो है एनडीए का पार्ट है और व्हिप भी जारी कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के जो एमएलसी है गुलाम गौस, वो इस बिल का भी विरोध करते नजर आए और दूसरी तरफ से वो लालू प्रसाद से, जो आरजेडी से लालू प्रसाद है, उनसे भी मिलने के लिए उनकी आवाज पे कहते हैं। तो इसको लेकर के कयासों का दौर काफी तेज हो चुका है कि जो गुलाम गौस जी है वो पार्टी के पार्टी का जो व्हिप जारी किया गया है और उससे बिल्कुल अलग हट के काम कर रहे हैं और इससे जो वक्त संशोधन बिल है उससे बयान भी दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन पर कार्रवाई की जा सकती है, ये तो अलग बात है। लेकिन इसमें जो है बिहार में सियासत काफी गर्म है। एक तरफ से जो विपक्षी लोग हैं, चाहे वो आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक विरोध की बात की है। और वही सत्ता पक्ष जो है इससे आरोप लगा रहा है कि वक्त संशोधन बिल से जो है विपक्ष मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी ट्रिपल तलाक से ही इसी तरीके का गुमराह किया जा रहा था मुसलमानों को। लेकिन वो बिल जो था मुसलमानों के फायदे का था, उसी तरीके से ये बिल भी मुसलमानों के फायदे का है। बस जो जमीनें हैं वो कुछ माफियाओं के हाथ में गई हुई है, तो उन्हीं सब जमीनों को उनसे छुड़ाकर जो गरीब मुसलमान है उनको ही फायदा पहुंचाने का काम किया जाएगा। जी सुरजीत जी, देखिए अगर वक्फ संशोधन बिल आज पेश किया जाता है और पास हो जाता है, क्योंकि संख्या बल का खेल है, अगर जेडीयू, टीडीपी, एलजेपीआर अगर समर्थन दे देती है, चूंकि व्हिप जारी कर दिया है, तो इसका मतलब यही है कि हाँ, हम समर्थन में हैं। ऐसे में अगर वक्फ बिल चर्चा के बाद पास हो जाता है तो बिहार विधानसभा चुनाव में इसकी गूंज सुनाई देगी और लगातार विपक्षी दल जो अभी आरोप लगा रहे हैं कि लगातार जो मुस्लिम समुदाय है उनसे उनके हक को छीना जा रहा है, उनके जो अधिकार है वो छीने जा रहे हैं, यही नैरेटिव फिर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जी अभिषा, बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से वक्त संशोधन बिल पर बहस बिहार में की है, उसको देखकर बिल्कुल ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वक्त संशोधन बिल अगर पास भी हो जाता है तो विधानसभा चुनाव में एक अहम मुद्दा रहेगा कि मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए बिहार के जो तमाम राजनीतिक दल लगे हुए हैं, यहाँ पे बीजेपी में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है मुस्लिम वोटरों को साथ लाने की। तो यहाँ पे जो है इसके लिए भी एनडीए ने एक रणनीति बनाई है कि जिस तरीके से तलाक के जो फायदे थे वो मुसलमान भाइयों को बताया गया था और धारा 370 का भी विरोध लोग कर रहे थे। तो जिस तरीके से उनके फायदे लोगों को समझाया गया, उसी तरीके से जो एनडीए और बीजेपी है यहाँ पे बिहार में उसी फॉर्मूले पे काम करेगी और जो उसके फायदे हैं, जो इस वक्त संशोधन बिल के बाद जो जो फायदे होने वाले हैं, उन फायदों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। और उसके बाद जो है बताया, ये भी बताने की तैयारी कर रहे हैं कि विपक्ष जो है कैसे अच्छे जो योजना लेके आते हैं और बिल लेके आते हैं, उसका विपक्ष विरोध करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरजीत जी तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।